हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज से स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने बताया है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगेन थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर होता है और ये भी वैसा ही इंपॉर्टेंस रखता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसका एक अप्रोक्सीमेट वेटेज जो सीए फाउंडेशन में होता है वो 12 मार्क्स टू 14 मार्क्स का होता है और मेनली इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो जैसे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो बेसिकली सेल ऑफ मूवेबल गुड्स से डील करती है। अच्छा, मूवेबल गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल गुड्स वो होते हैं जिसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस आप ट्रांसफर कर सकते हो। हम बचपन से बात पढ़ते और जानते आए कि गुड्स दो तरह के हैं। एक होते हैं कौन से गुड्स? इमूवेबल गुड्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसको लेकर हमारे देश में जो लॉ है उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा एक्ट। ठीक है। सिमिलरली जो मूवेबल गुड्स है, जैसे कार हो गई या एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, पेंसिल हो गई, कैसे ये सेल होगा, कैसे बेचा जाएगा, उसके लिए जो लॉ है उसका नाम है सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आप इस बात को समझ लो कि जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ मूवेबल गुड्स की सेल पे है। अब जब बार बार यहाँ सेल वर्ड यूज हो रहा है तो आपको ये भी तो मैं बता दूं कि आखिरकार सेल का मतलब क्या है, सामान बेचने का मतलब क्या होता है। तो इजी सेंस में समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब हम सेल बोलते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं सेल, तो सेल तब होती है जब एक ट्रांसफर होता है। किस चीज का ट्रांसफर होता है? तो ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। हर चीज के मायने समझेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब होता है ओनरशिप। कभी भी ध्यान रखना, अगर आप बोल रहे हो आपने सेल किया है, मतलब उसमें प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। ये ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए सेलर से। अब सेलर कौन है? आप तो जनरली बोलोगे सर सेलर वो है हु सेल्स, जो सामान बेच रहा है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप गलत क्या बोल रहे हो। लेकिन सेलर वो भी है जो अग्री कर रहा है, मतलब बेचने के लिए तैयार है। आप सेलर को फोर्स थोड़ी कर सकते हो कि आपको सामान बेचे। तो सेलर वो है हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। ठीक। अब सेलर सामान बेचता किसको है? तो सामान बेचता है वो बायर को। तो फिर बायर कौन हुआ? हु बायज, जो खरीदता है। और बायर का फोर्स थोड़ी कर सकते हो कि खरीदे। वो बायर जब तक तैयार नहीं होगा क्यों खरीदेगा? तो बायर वो है हु अग्रीज टू बाय। ठीक। चलो सेल की मीनिंग पढ़ते हैं। सेल का मतलब होता है ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? प्रॉपर्टी या ओनरशिप का। किससे? सेलर से। सेलर कौन है? हु सेल्स और अग्रीज टू सेल, जो बेच रहा है और अगर अभी नहीं बेच रहा है तो बेचने के लिए तैयार है। बायर कौन है? हु बायस और अग्रीज टू बाय। और ये सब चीज जो हो रही है वो हो रही है फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है गिव एंड टेक, एक्सचेंज। कि अगर सेलर आपको गुड्स देता है तो आप बदले में क्या दोगे? तो आप दोगे मनी कंसिडरेशन, पैसा दोगे। मनी का मतलब होता है लीगल टेंडर मनी। मनी का मतलब होता है लीगल टेंडर मनी। मतलब जो इकोनॉमी में अभी पैसा चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ रुपए चल रहा है, वो लीगल टेंडर मनी है। जिसे आप जब देते हैं तो आप फुल्ली इन कैश दे सकते हैं, पूरा कैश दे दीजिए। नहीं तो पूरा कैश नहीं तो आजकल एक्सचेंज ऑफर भी चलते हैं। तो पार्टली आप क्या करिए, कैश दे दो, और पार्टली के क्या दे दो, गुड्स दे दो। अगर आप कंसिडरेशन में गुड्स के बदले गुड्स ही दोगे तो वो बार्टर कहलाने लगेगा। तो सेल में याद रखना, जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमको बदले में मनी मिलना चाहिए। ठीक है। तो वापस सुन लो, सेल क्या है? ट्रांसफर है ओनरशिप का। किससे? सेलर से। किसको? बायर को। सेलर मतलब कौन है? हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। बायर मतलब कौन है? हु बायज और अग्रीज टू बाय। किस चीज के लिए? कंसिडरेशन के लिए। तो इस हिसाब से आप जो पढ़ाई कर रहे हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, आप उसमें सेल के बारे में पढ़ते हो। और इसका पूरा नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो पार्ट्स में आप डिवाइडेड करके पढ़ सकते हो या दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हो। जब सामान को खरीदने और बेचने की सिर्फ बातचीत हुई होती है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ध्यान से सुनना। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ये बात लगभग आप सभी को नॉलेज है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जेनरिक या कॉमन टर्म है जहां पर सिर्फ चीजों को खरीदने बेचने की अभी बातचीत हुई, आप अग्री करे हो, तो उसे अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। इस स्टेज पे अभी ओनरशिप पास नहीं हुई है।
और जब सच में सामान बिकता है तो उसे हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी शॉप पे आए, आपने सामान पसंद कर दिया तो वो अग्रीमेंट टू सेल है। और जब आप सच में पैसा देके वो सामान खरीद लिया, अरे पैसा नहीं भी दिए हो, मैं आपके नाम पे बिल बना देता हूँ तो सामान आपका हो गया, उसे सेल बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि मेन टर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो दो पार्ट में डिवाइड है। जब सिर्फ गुड्स को लेकर बातचीत हुई है तो अग्रीमेंट टू सेल है, और जब सच में सामान बेचा गया है तो वो सेल है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट आपको यहाँ तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक कंसेप्ट आ गया होगा कि सेल में हमेशा क्या ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी या ओनरशिप किससे होगी, सेलर से। सेलर कौन है, हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। बायर कौन है, हु बायज और अग्रीज टू बाय। ये सब चीज किस चीज के लिए हो रही है, कंसिडरेशन, मतलब लेन देन, गिव एंड टेक, मनी के लिए हो रहा है, ठीक है। अब गुड्स के बदले गुड्स लोगे तो बार्टर कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉमन टर्म है, जहां से बातचीत हुई है तो वो अग्रीमेंट टू सेल है, और जब सच में सामान बेचा गया तो वो सेल। ठीक, मैं इतना हेड्स मिटाना चाहूंगा, आपको लगे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले। ठीक है, गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है, तो अब आगे बार बार इस चीज को क्यों डिस्कस करेंगे। हम्म, याद रखना ना, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। अब यहाँ पे बुकिश डेफिनेशन भी जरा मैं आपको बता दूं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। जैसे ट्रांसफर कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। और जब ये बोल रहा है अग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब ये क्या हो रहा है, अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर, फॉर किस चीज के लिए, प्राइस के लिए, ठीक है। पैसों के लिए हो रहा है, फ्री में तो होगा नहीं, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है एब्सोल्यूट हो सकता है, एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, या फिर कंडीशनल भी हो सकता है। कई बार सामान बेचा जाता है तो उसमें शर्तें लगा दी जाती है, ठीक है। अगर आपको भी कोई सामान सेल करना है तो कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए इसमें। जैसे कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, जहां पर एक पार्टी जो होती है वो है सेलर, जो सामान बेच रही है, बेचने को तैयार है, और दूसरी पार्टी होती है बायर, जो सामान खरीद रही है, खरीदने को तैयार है। और ये दोनों ही डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, एक इंसान खुद को सामान नहीं बेच सकता। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ गुड्स है। कौन से वाले गुड्स, मूवेबल गुड्स है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इमूवेबल गुड्स नहीं आते, क्योंकि उनका एक सेपरेट लॉ है जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। देन यहाँ पर आप कभी भी काइंड में पेमेंट नहीं कर सकते, काइंड मतलब गुड्स में कभी पे नहीं कर सकते। जो प्राइस है वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए। जो आप अभी पे कर रहे हो, ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आगे पे कर दो, ठीक है। मनी मैटर नहीं करता, ध्यान रखना, मैटर ये करता है ओनरशिप पास हो रही है कि नहीं, मनी आज नहीं तो कल आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है, ओनरशिप। गुड्स की ओनरशिप पास होनी चाहिए सेलर से किसको, बायर, ठीक। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन, या कंडीशनल भी हो सकता है। उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एसेंशियल वैलिड एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट होना चाहिए, जैसे मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, और लीगल चीजों की सेल करना चाहिए, अनलॉफुल चीजों की सेल नहीं करना चाहिए। तो हमको ये एग्जाम में क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सेल, राइट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल। आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर ये आपका बेस बना देता है। आपको बताता है दो पार्टी कौन कौन होती है, सेलर बायर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, गुड्स, प्राइस क्या होता है, मनी, क्या ट्रांसफर होती है, ओनरशिप, सेल एब्सोल्यूट भी हो सकती है, कंडीशनल भी, और कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम जरा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। हमारा पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन बनता है सेल का और अग्रीमेंट टू सेल का, ठीक है। जब सेल बोलते हैं तो एक्चुअल में ओनरशिप पास हो चुकी होती है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, इमीडिएटली बायर को ओनरशिप पास हो जाती है, ठीक है। और अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप अभी पास नहीं हुई है, फ्यूचर डेट पे पास होगी या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे पास होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी शॉप पे आते हो, आप मेरी शॉप पे आते हो, मैं बोलता हूँ मैं गुड्स बेचने को तैयार हूँ, पर 3 days आफ्टर, अभी मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से बेचूंगा, 3 दिन बाद बेच पाऊंगा। तो आप अभी खरीद ही नहीं पाओगे, तो अभी मुझसे बात करके चले जाओ, इसे एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, ठीक। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे ना हम लोग, तो सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड मतलब सेल मतलब परफॉर्म्ड, हो गया,
आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको सामान बेच दिया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी मतलब टू बी परफॉर्म्ड, अभी परफॉर्म होने को है, हुआ नहीं है। ठीक है? रेमेडीज फॉर ब्रीच। रेमेडीज फॉर ब्रीच का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे बायर पैसा ना दे तो क्या करें? तो सेल के केस में जो सेलर है ना, क्योंकि सामान बेच चुका है, तो बायर के ऊपर वो प्राइस या पैसों के लिए केस कर सकता है, क्योंकि उसने बायर को ओनरशिप दे दी है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बातचीत हुई थी। तो आप कैसे पैसा मांगोगे? अभी तो सामान बिका ही नहीं। ठीक है? हाँ, अगर मान लो सामने वाला बहुत मना कर देता और आपका कोई बिजनेस लॉस हो रहा है, तो आप डैमेजेस क्लेम कर दो कि आपने प्रॉमिस किया था खरीदोगे, अब देखो प्राइस कम गिर गया है मार्केट में, अब हमारा नुकसान हो जाएगा, तो आप डैमेजेस क्लेम कर दो। ठीक है? देन बारी आती है लाइबिलिटी की। जैसे मान लो गुड डिस्ट्रॉय हो गया, तो लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी या लॉस किसके ऊपर आएगा? तो बेसिकली जैसे सेल में तो ओनरशिप बायर को चली गई है, तो जैसे गुड डिस्ट्रॉय होगा तो बायर की लाइबिलिटी। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी बातचीत हुई है, बायर का सामान हुआ नहीं है, तो सामान किसका है? सेलर का है। तो अभी लाइबिलिटी किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर। अब इसी लाइबिलिटी से समझ आता है रिस्क, कि अब सामान खराब हुआ तो सारा रिस्क ऑफ लॉस यहाँ पे बायर बियर करेगा सेल के केस में, क्योंकि बायर ओनर बन गया है। और यही चीज कौन बियर करेगा? सेलर। किस केस में? एग्रीमेंट टू सेल के केस में। देन बारी आती है राइट्स की। तो सेल में जो गुड्स होते हैं वो पूरी तरह से बायर ओन कर देता है, क्योंकि बायर के पास वो सामान चले जाते हैं, तो अब उसका सेलर से कोई रिलेशन ही नहीं है। इसे बोलते हैं जस इन रेम। जस इन रेम मतलब होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और आप कोई गुड्स एक्वायर कर देते हो, जैसे बायर को सामान मिल गया है, तो वो सामान पे उस इंसान का राइट है, मतलब बायर का राइट है। इसे जस इन रेम बोलते हैं, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड या राइट अगेंस्ट गुड्स बोला जाता है। सिमिलरली अग्रीमेंट टू सेल में तो अभी आपका सेलर से रिलेशन बना रहेगा, क्योंकि उसने आपको सामान बेचा नहीं है, तो इसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पर्सन। मैंने शॉर्ट्स बनाया, शॉर्ट्स में देख लेना, मैंने बड़े अच्छे से जस इन रेम को समझाया, पर्सन एम को समझाया। ठीक है? फिर दोबारा बोल दूं क्या, फिर सीख लो। सेल में क्या होता है? बायर ना सामान खरीद चुका होता है, तब उसको सेलर से कोई मतलब नहीं है, सामान उसका है, उसका गुड्स के अगेंस्ट राइट है, इसे जस्ट इन रेम बोलते हैं। और एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी सिर्फ वो बातचीत किया है, तो उसका भी सेलर के ऊपर पूरा राइट है कि वो सेलर से ले सके सामान, इसे जस्ट इन पर्सन एम बोलते हैं। देन राइट टू रीसेल की बात करते हैं। एक बार अगर सामान बायर का हो गया है, बायर को बेच दिया गया, तो सेलर उसको आगे रीसेल नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर कौन बन चुका है? बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी आपसे सिर्फ बातचीत हुई है, आपको ओनरशिप पास कहाँ हुई है? तो कोई और अच्छा कस्टमर आएगा, हमको ज्यादा प्राइस देगा, तो हम वो सामान उसको बेच देंगे, रीसेल कर देंगे। तो ये बच्चों डिफरेंस बिटवीन है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच। अगला डिफरेंस आता है सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट के बीच। आप ना मेरी बात को अच्छे से समझना, हायर परचेज को हम लोग सीखते हैं। देखो, हायर परचेज ना एक्चुअल में एक अग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है? यहाँ दो पार्टीज होती है, एक को हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर, एक पार्टी को हम बोलते हैं हायर वेंडर, और दूसरी पार्टी को हम बोलते हैं हायरर। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये एचवी है, जो हायर वेंडर है ना, ये गुड्स दे देता है, सामान दे देता है। किसको दे देता है? हायरर को। हायरर को आप हायर परचेजर भी बोल सकते हो। ये हायरर क्या करता है पता है? इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता है, इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता है। और यहाँ कंडीशन ये होती है कि हमने आपको सामान दे दिया है, आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। जब आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, जब आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जैसे सेल में क्या होता है, तुरंत पैसा दो या ना दो, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट टू सेल है, जहां पे हायर वेंडर ने अपना सामान दे दिया है हायरर को या हायर परचेजर को कि तुम यूज करो, और यूज करने की इंस्टॉलमेंट दो। कंडीशन ये है कि ओनरशिप अभी भी हायर वेंडर के पास है। जब ये हायरर लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा, तब उसको ओनरशिप मिलेगी। इस बीच इस हायरर के पास या हायर परचेजर के पास एक ऑप्शन होता है कि कभी भी वो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर सकता है, और इस अग्रीमेंट को, कौन से एग्रीमेंट को? हायर परचेज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक? आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप समझ लो, आप मेरी दुकान में आए, आप मुझसे सामान ले गए हो, मैंने कंडीशन क्या लगा दी है? इंस्टॉलमेंट दो। आपका ये सामान कब होगा? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। और आपकी चॉइस है, आप इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दो, मैं आपके पास से आके सामान ले जाऊंगा। मेरा फायदा ये है कि इतने समय आपने जो मुझे इंस्टॉलमेंट दी, मैं उसको रेंट मान लूंगा, हायर परचेज।
तो देखो हायर परचेज का सिस्टम हमारे देश में हायर परचेज एक्ट 1972 में गवर्न होता है। हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ गुड्स हायर पे या किराए पे ले लिए जाते हैं। अंडर विच द हायरर, हायरर मतलब कौन होता है, जो खरीद रहा है, हायर परचेजर हैज द ऑप्शन टू परचेज देम। ऑप्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ये रियल में कब खरीदेगा पूरा, जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा। ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ अग्रीमेंट including an agreement under which possession of goods is delivered by the owner to person on condition that such person pays the agreed amount in installment। ये हायरर क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा। The property in goods is to pass to such person on the payment of last of such installment। ओनरशिप कब पास होगी, जब आप क्या पे करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट। सच पर्सन मतलब किसकी बात हो रही है, हायर परचेजर या हायरर की। has the right to terminate the agreement at any time before the property so passes। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के पहले आप कभी भी टर्मिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीगल केस नहीं होगा। हायर वेंडर बस अपना सामान लेकर चला जाएगा और बस इतना है कि आपने इतने से दिन सामान यूज किया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन, तो जैसे सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन हमारा होता है टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल के केस में तो क्या होता है, प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हायर परचेज के केस में ये प्रॉपर्टी तब पास होती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, पोजीशन की बात करते हैं। सेल के केस में बायर जो है वो गुड्स का ओनर हो चुका है, जो उसने खरीद लिया है। हायर परचेज के केस में जो हायरर या हायर परचेजर है, इसकी पोजीशन बेदी की है। बेदी का मतलब होता है जो सामान को सिर्फ कस्टडी में रखता है। आप मालिक तो तब बनोगे ना जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तब तक आप कस्टडी में रखो, सामान को यूज करो, आपको परमिट किया गया है, अंटिल आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना करो। टर्मिनेट करने की बात करें तो एक बार सेल पूरी हो गई तो बिका सामान वापस नहीं होता। बायर जो है सेल को टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको प्राइस देना ही पड़ेगा। लेकिन हायरर क्या है, वो चाहे तो इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है और आगे की लाइबिलिटी से बच सकता है, बोल देगा कि मैं आगे के इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब अगेन ओनरशिप होता है। ठीक है, जो बायर है सामान उसका है तो आगे भी फर्दर किसी और को टाइटल दे सकता है या ओनरशिप दे सकता है। लेकिन अभी हायरर का सामान हुआ नहीं है, वो तो इंस्टॉलमेंट ही पे कर रहा है, तो फर्दर आगे किसी को गुड टाइटल नहीं दे सकता या ओनरशिप नहीं दे सकता। जैसे मान लो अगर मैंने कोई गुड्स खरीद लिया है तो मैं आगे किसी और को बेच दूंगा तो आगे वाला ओनर बन जाएगा। लेकिन अगर सामान हायर परचेज के लिए हो तो मेरा खुद का नहीं है, तो मैं आगे कैसे किसी को बेच पाऊंगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मत करना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में ही ये क्लियर हो गया। ठीक है, आपको इतने डिफरेंस बिटवीन पढ़ने किसके, हायर परचेज, सेल और हायर परचेज। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, हायर परचेज एग्रीमेंट वो है जहाँ गुड्स दे दिया गया है, कंडीशन ये है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब आपका सामान होगा, वरना नहीं। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेल और बेलमेंट का कंसेप्ट। बेलमेंट एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे एक पर्सन होता है बेलर, वो क्या करता है, अपना सामान कस्टडी के रूप में एक दूसरे पर्सन को दे देता है, जिसको बोलते हैं बेली। कंडीशन ये होती है कि बेली सामान को संभालेगा और जब पर्पस पूरा होगा तो बेलर को सामान दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बाइक है, मैं मॉल गया, मैंने बाइक को पार्किंग में खड़ा कर दिया और मूवी देखने चला गया। तो जब तक मैं मूवी देख रहा हूँ, ये जो मॉल अथॉरिटी है उनका काम है पार्किंग में खड़ी मेरी बाइक का ध्यान रखना। तो मेरी बाइक एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं बेलर हूँ, और जो पार्किंग ओनर्स है वो कौन है, बेली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब डिफरेंस क्या है, तो जैसे सेल के केस में क्या होता है, ओनरशिप पास हो जाती है किससे, सेलर से बायर को। लेकिन बेसमेंट के केस में हम सिर्फ गुड्स की कस्टडी दे रहे हैं, जहाँ बेली क्या करेगा, उसको सेफ रखेगा। ठीक, नेक्स्ट, सेल के केस में गुड्स रिटर्न पॉसिबल नहीं है, एक बार बायर को सामान बेच दिया गया तो बेच दिया गया। लेकिन बेसमेंट के केस में बेली से सामान को अपनी कस्टडी में संभाल के रखा है और एक टाइम के बाद बेलर को सामान वापस कर देगा। ठीक, कंसिडरेशन है, गिव एंड टेक की बात करें तो सेल में कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में होता है। बेलमेंट दोनों तरह से काम होता है, ग्रेटुटस और नॉन ग्रेटुटस। ग्रेटुटस मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, जैसे अपने फ्रेंड के यहाँ में कोई सामान रखाया, उसका उसको फीस या पैसा थोड़ी ना दूंगा। लेकिन और नॉन ग्रेटुटस मतलब होता है पेड, जैसे बैंक में सामान रखवाया है, पार्किंग लॉट में लगाया तो रखवाया तो उसका पैसा लगेगा। तो बेसमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सेल में तो कंसिडरेशन होता ही है। देन लास्ट डिफरेंस बिटवीन, आज की क्लास में हमारा फोकस सारा डिफरेंस बिटवीन पे रहा है। लास्ट डिफरेंस बिटवीन है सेल एंड वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर का मतलब होता है पर्सनल सर्विस।
जब आप किसी पर्सन से अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में कोई सामान बनवाते हैं या उससे सर्विस लेते हैं तो उसको वर्क एंड लेबर बोलते हैं। फर्क ये है कि सेल के केस में गुड्स रेडीमेड होता है जो सेलर से बायर को बेचा जाता है। पर्सनल सर्विस के केस में वर्क एंड लेबर इंसान की मेहनत लगती है, उसको आप सेल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप जब क्लोथ लेने जाते हो तो दो ऑप्शन है, आप ले लो बने बनाए रेडीमेड क्लोथ, वो तो बने बनाए तो और कोई अलग से मेहनत नहीं है तो इसका सेल होता है। लेकिन अगर आप टेलर मेड क्लॉथ देते हो मतलब टेलर से सिलवाते हो, तो टेलर आपका नाप लेके आपका कस्टमाइजेशन करके आपको सिल के देता है। इसको बोला जाएगा वर्क एंड लेबर। तो वर्क एंड लेबर मतलब किसी सामान को पाने के लिए पर्सनल सर्विस देना। जैसे आप मुझसे अगर वन ऑन वन पढ़ोगे तो वर्क एंड लेबर है और आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे तो वो सेल। ठीक है? अब आज आपने जो पढ़ा है वो बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए। आज आपको मैंने सेल की मीनिंग बता दी, सेल के एलिमेंट बता दिए और ना सेल का डिफरेंस बिटवीन बताया है, सेल अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस, सेल हायर परचेज का डिफरेंस और सेल बेलमेंट का डिफरेंस एंड वर्क एंड लेबर का। आप यहाँ तक आज थरोली इस लेक्चर को देख के पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छा तरक्की करो और सीए फाउंडेशन पास करो।